हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का थर्ड पार्ट है, जिसमें से कि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के रिमेनिंग आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। पिछले के वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 ये सब बताया था। नेक्स्ट मैं आज आपको आर्टिकल 16 बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 16 हमारा क्या है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उन्हें सर्टेन ग्राउंड्स हैं जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीजों के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट सपोज पंजाब का है तो ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र, राजस्थान के फॉर्म्स को फिलअप नहीं कर सकता। ये हो गई हमारे प्लेस ऑफ बर्थ की। लेकिन इसमें भी कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम पिछले आर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी राइट्स दिए गए सब में कुछ न कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए गए गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें है कि कोई भी स्टेट अपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं जिसका कि उन्हें लगता है कि सोसाइटी में इनके अपलिफ्टमेंट की जरूरत है तो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। किसी प्रेसिडेंट्स को प्रेस्क्राइब करके वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकता है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपने रेसिडेंट्स के सपोज गर्ल्स कैटेगरी में कुछ रिजर्वेशन देते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन है। SC ST कास्ट के लिए कहीं पे 10%, कहीं पे 15%, इस तरह के रिजर्वेशन है। अभी न्यूली एक ऐड हुआ है हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें कि 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस तरह से अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयमेंट में, तो वो कर सकता है। ये स्टेट को राइट दिया गया कि वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन सिस्टम जब दिया गया था तो उस टाइम पे बहुत सारे कमीशन बने थे, कुछ कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस कमीशन के बने थे। उसके बाद ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में ही इस कास्ट को इतना परसेंट रिजर्वेशन है, इस कास्ट को इतना परसेंट रिजर्वेशन है। ये स्टार्टिंग से नहीं था। टाइम टू टाइम जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती गई उस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए। तो मंडल कमीशन बनाया गया था जो कि 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर बना था। इसके चेयरमैन बीपी मंडल थे, जो कि सेकेंड बैकवर्ड कमीशन कहलाता है। अब इस कमीशन का मेन पर्पस ये था कि सबसे पहले इन्हें पूरे ऑल ओवर कंट्री में ये इन्वेस्टिगेट करना था कि कितने ऐसे बैकवर्ड क्लास हैं जो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1980 में सबमिट की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि टोटल 3743 कास्ट जो है वो हमारे बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया, और इन्होंने ये भी बताया कि जो टोटल रिजर्वेशन हो सकता है मिला के वो 50% हो सकता है, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसके बाद 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद है हमारा 1991 में क्या होता है कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ये कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो 27% रिजर्वेशन है ये हम उन क्लास के लोगों को देंगे जिनका की इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है। मतलब वो उस कास्ट से बिलोंग तो करे, लेकिन उस कास्ट में ही एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डाल दिया गया कि किनका जो भी इनकम है वो मोर है, किनका इनकम लेस है, तो उस बेसिस पे रिजर्वेशन को ग्रांट किया गया। दूसरा उन्होंने एक चेंजेस करने की कोशिश की कि जो भी सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के बाद जो भी लोग इस एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम में नहीं आते हैं, वो लोग अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं, मतलब सपोज
जो भी हमने प्रोवाइड करा रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास को, SC ST को या सम अदर कास्ट को, उसके अलावा जो भी कास्ट बच जा रहे हैं, अगर उनमें से भी लोग पुअर हैं, उन्हें बहुत सारी सोसाइटी की सुविधाएं नहीं मिल रही है, या फिर उनके सिचुएशन जो है उतने ज्यादा डेवलपमेंट वाली सिचुएशन में नहीं है, तो इसके लिए उन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बताया गया। इसमें यह है कि अगर हम अनटचेबिलिटी का सीधा मतलब होता है किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक गांव के लैंग्वेज आप कर सकते हो कि छुआछूत टाइप से। बहुत पहले जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी उस टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का एक आप कह सकते हो कि समाज में एक विकृति टाइप की थी कि अरे ये निचले कास्ट का है तो हम इसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, उससे हम अपने घर की सफाई ही कराएंगे। उन्हें अपर पोस्ट वाले जॉब्स नहीं लेने दिए जाते थे, उन्हें समाज में इक्वलिटी का दर्जा नहीं दिया जाता था। इस तरह से इस चीज को खत्म करने के लिए अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया, और लॉ के हिसाब से अगर ये पनिशेबल ऑफेंस है तो इसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड की गई थी। अब हमारा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किस किस जो ऑफेंस माना। सपोज कोई पर्सन है अगर किसी पब्लिक वर्कशॉप में जाना चाह रहा है तो हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं आप हमारे पब्लिक वर्कशॉप से नहीं आ सकते क्योंकि आप इस कास्ट के हो। ऐसा नहीं हो सकता। किसी होटल, किसी पब्लिक इंटरटेनमेंट में, किसी शॉप्स में, किसी मॉल में हम किसी को जाने से आने से रोक नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। या फिर सपोज कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सपोज वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे रिलीजन वाले को बोल सकते कि नहीं आप यहाँ विजिट नहीं कर सकते। हाँ, सर्टेन कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन के कुछ अपने रूल होंगे जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे जो भी उस इंस्टीट्यूट के काम ये नहीं कर सकते हो। ये सब हमारे ऑफेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है आर्टिकल 17 पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का, अगर ये किसी भी इंडिविजुअल के साथ ऐसा होता है तो उसके बाद वो डायरेक्ट अपना जाके इसके वायोलेशन के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, और अगर तो भी कल्प्रिट होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि आर्टिकल 17 में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए गए। 1976 में इस अनटचेबिलिटी एक्ट को रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि अगर इस एक्ट के तहत कोई भी आर्टिकल का वायोलेट करता है तो उसे 6 मंथ तक की पनिशमेंट या 500 रुपीज का फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका ऑफेंस कितना मेजर है, किस हद तक उसने अफेक्ट किया सोसाइटी को या किसी इंडिविजुअल को। और अगर कोई पर्सन जो है वो सोशली ऐसा कर रहा है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, या अगर ऐसा वो पाया जा रहा है तो उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के इलेक्शन से भी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। ये सर्टेन गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन दिए थे, ताकि ये जिस तरह से उस ड्यूरेशन में पीक पर था, ये चीजें आज के सिनेरियो में बहुत ही रिड्यूस हो गई है। अब ना के बराबर ही ये चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये कहता है कि टाइटल का एबॉलिशन होना चाहिए। लाइक इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि सपोज हमें कोई नहीं है कि हमें कोई टाइटल मिलेगा तो हम उसको ले नहीं सकते। हम उसको ले सकते हैं बट उसको एज ए हम प्रीफिक्स, एज ए सफिक्स यूज नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि 4 प्रोविजंस है। इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट जो है वो कोई भी टाइटल जो है नहीं दे सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक में। उसके बाद ये जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो किसी भी अदर फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेसिडेंट का
परमिशन लेना होगा, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना वो अवार्ड या कोई भी प्रेजेंट अदर फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकते हैं। या कोई फॉरेनर है जो कि किसी कंट्री में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत है और अगर उसे कोई टाइटल रिसीव करनी है, वो उस स्टेट के प्रेसिडेंट के कंसेंट पे ही उस चीज को रिसीव कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने चार अवार्ड्स की वैलिडिटी को बताया, लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये सारे अवार्ड को टाइटल्स के रूप में नहीं ऐड किया गया। सपोज कहने का यहाँ पे ये बताने का इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी तो एक टाइटल में आता है, बट हम देखते हैं कि नाम के आगे पद्मश्री डैश 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 पद्म विभूषण डैश 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 लगाया जाता है, बट ये सारे जो है वो टाइटल्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ये अवार्ड मिलते हैं तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है, इसमें इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो से लेकर अब तक राइट टू इक्वलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे भी मोटिवेट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों को भी ये चीज शेयर करें जो अभी भी पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं या उस तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें कि एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ये किसी भी बेसिक एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, कोई पीएससी एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो सकता है। ये एक ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको उस सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू दोस्तों।